नमस्कार, के न्यूज के खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और आज स्पेशल रिपोर्ट में हम सबसे पहले बात करेंगे सीएम योगी के पश्चिमी यूपी के तूफानी दौरे की, आगरा को बड़ी सौगात देने की और विरोधियों पर तीखे वार की हम बात करेंगे। वहीं कारगिल के वीरों को उत्तराखंड के नमन की हम बात करेंगे, जिसमें सीएम धामी के शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम पर हम पेश कर रहे हैं खास रिपोर्ट। साथ ही याद करेंगे कारगिल विजय दिवस के उन लम्हों को जब 18,000 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा फहराया गया था। और चलते चलते बात करेंगे लखनऊ कानपुर ग्रीनफील्ड नेशनल एलिवेटेड एक्सप्रेस वे के उद्घाटन के महज 12 दिन बाद धंसने की। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में और पहली अहम रिपोर्ट का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को पश्चिमी यूपी के तूफानी दौरे पर रहे। दौरे की शुरुआत ताजनगरी आगरा से हुई, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास की बड़ी सौगातों की बौछार कर दी। लगभग 342 करोड़ रुपए से अधिक की 53 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि यूपी अब विकास और सुरक्षा के मॉडल पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। आगरा में सीएम योगी ने विपक्ष पर भी तीखे प्रहार किए और ताज नगरी को इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेकर पोटैटो सेंटर तक देने का बड़ा ऐलान किया। इस खास रिपोर्ट में देखिए। सीएम योगी की आगरा को बड़ी सौगाती, 342 करोड़ की 53 विकास परियोजनाएं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण का रास्ता साफ, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर की स्थापना, 150 बेड का नया लेडी लॉयल अस्पताल, शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ। पश्चिमी यूपी के दौरे पर निकले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पहला बड़ा पड़ाव बना आगरा का टाटा मैदान। मंच संभालते ही सीएम योगी ने ताज नगरी के निवासियों को 342 करोड़ रुपए से अधिक की 53 विकास परियोजनाओं का तोहफा दिया। इसमें 150 बेड का लेडी लॉयल अस्पताल, सीएम ग्रिड रोड और पालीवाल पार्क का सौंदर्यीकरण जैसी बड़ी योजनाएं शामिल रही। सीएम योगी ने मंच से नवचयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र बांटे और लाभार्थियों का सम्मान किया। राज्य मंत्री उच्च शिक्षा की आज स्वयं हरदोई में इस समारोह में वहां पर इस योजना का शुभारंभ कर रही हैं। अलग अलग जनपदों में अलग अलग मंत्रीगण इस योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं। कैशलेस की सुविधा के साथ ही आज हम लोगों ने पंजाब नेशनल बैंक से एक एमओयू भी किया है, जो आपको सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी इसके माध्यम से देने जा रहा है। आपने देखा होगा अभी मंच पर प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा और पंजाब नेशनल बैंक के जीएम ने यहां पर एक एमओयू पे हस्ताक्षर किए हैं। और ये एमओयू जिसमें दुर्भाग्यवश अगर किसी शिक्षक के साथ कोई दुर्घटना होती है तो शिक्षक के परिवार को हम लोग इस योजना के अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक उस शिक्षक के परिवार को 1.5 करोड़ रुपए तक वहां पर सहायता राशि उपलब्ध करवाएगा। अगर दुर्भाग्य से कोई विमान दुर्घटना की का शिकार होता है तो 3 करोड़ तक, और इसमें 60,000 रुपए तक का हॉस्पिटल में नगद व्यवस्था का लाभ और 12 लाख रुपए तक का टर्म लाइफ बीमा कवर भी इसके माध्यम से उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जा रही है। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने 2017 से पहले की सरकारों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में जनता का पैसा लूट और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था, युवा पहचान के संकट से जूझ रहा था और बेटियां में व्यापारी असुरक्षित थे। लेकिन आज कानून व्यवस्था मजबूत हुई है और आगरा अब सिर्फ पर्यटन का केंद्र नहीं बल्कि औद्योगिक हब बन रहा है। जनसभा के बाद सीएम योगी ने कमिश्नरी सभागार में अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। कानून व्यवस्था और विकास कार्यों का जायजा लेते हुए उन्होंने ढिलाई बरतने वाले अफसरों पर सख्ती रखने के संकेत भी दिए। इसके बाद वो अगले पड़ाव मैनपुरी और इटावा के लिए रवाना हो गए। फिर से भारत के खिलाफ ये किसी भी प्रकार की विदेशी षड्यंत्र हो या अंदर से होने वाले षड्यंत्र जो फिर से भारत को विघटन की ओर ले जा रही हो, भारत के अंदर अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास कर रही हो, ऐसे किसी भी षड्यंत्र के खिलाफ हमारे शिक्षण संस्थानों को खड़ा होना पड़ेगा। अपने युवा पीढ़ी को जागरूक करना पड़ेगा। छात्र छात्राओं को एक मार्गदर्शक के रूप में
सही मार्ग का अनुसरण करते हुए राष्ट्र प्रथम भाव के साथ उसे एक सन्मार्ग की ओर अग्रसर करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। अगर यह कार्य हमारे शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान कर पाएंगे तो देश के प्रति हमारी अमूल्य सेवाएं होंगी। और मैं आह्वान करूंगा अपने उच्च शिक्षण संस्थानों से कि इसकी शुरुआत आप सबको नए सत्र में अभी से प्रारंभ करनी है। अनेक प्रकार के कार्यक्रम आज के दिन पर प्रारंभ हुए हैं। इन कार्यक्रमों के साथ हम जुड़ेंगे। इस विश्वास के साथ आज यहां पे उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए कैशलेस 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष कैशलेस चिकित्सा सुविधा का जो शुभारंभ हो रहा है, इसके लिए और सामाजिक सुरक्षा की जो गारंटी आपको उपलब्ध करवाई जा रही है, इसके लिए भी मैं प्रदेश भर से जुड़े हुए 2 लाख शिक्षकों को, उच्च शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों को और उनके परिवार के लगभग सदस्यों को मिला के 10 लाख लोग जो इस सुविधा का लाभ प्राप्त करेंगे, उन सबको, शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को, उनके परिवार के सदस्यों को मैं एक बार फिर से बधाई देता हूं। आपको बता दें कि आगरा से सीएम योगी ने पश्चिमी यूपी को साफ संदेश दिया कि विकास और सुरक्षा पर सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है। आगामी चुनावों से पहले ताजनगरी को मिली ये बड़ी सौगातें पश्चिमी यूपी के सियासी समीकरणों में भी अहम रोल निभाएंगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली रिपोर्ट की करेंगे। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में शौर्य और त्याग को समर्पित भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांधी पार्क स्थित शहीद स्मारक पहुंचकर वीर जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस खास रिपोर्ट में देखिए। देशभक्ति का माहौल और शहीदों की याद में नम आंखें तस्वीरें उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की हैं, जहां कारगिल विजय दिवस के मौके पर गांधी पार्क स्थित शहीद स्मारक में एक विशेष श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। कार्यक्रम में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर कारगिल युद्ध के अमर बलिदानों को नमन किया। सीएम धामी ने कहा कि कारगिल के वीरों का अदम्य साहस और त्याग हमारे इतिहास की वो अमर गाथा है जिसे देश कभी नहीं भुला सकता। सीएम ने कहा कि देवभूमि और विविध भूमि उत्तराखंड की पावन धरती ने हमेशा देश की सेवा और रक्षा के लिए अपने जवान सैनिक दिए हैं। हमारे वीरों का ये सर्वोच्च बलिदान भावी पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा पुंज रहेगा। राज्य सरकार हमारे सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। मैं सबसे पहले तो आज का दिन हम सब के लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाला दिन है। कारगिल विजय दिवस, इस दिन हमारे वीर सैनिकों ने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर 18,000 फुट की ऊंचाई पर जाकर दुश्मन के छक्के छुड़ाने का काम किया और हम सबको ऐतिहासिक विजय दिलाई, जो हमें हमेशा गौरवान्वित करेगी। हमारी नई पीढ़ी को हमेशा भारत की सेना, उसके शौर्य पराक्रम पर हमेशा उनको गर्व होगा और वो राष्ट्रभक्ति के लिए आगे बढ़कर प्रेरित होंगे। सेना और देश के लिए अपना सर्वोच्च समर्पित करने के लिए, राष्ट्र के नाम और राष्ट्र के लिए काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और साथ ही चूंकि देवभूमि उत्तराखंड ये वीर भूमि भी है, जहाँ से इतनी बड़ी संख्या में, चाहे देश आज़ादी से पहले पहला विश्व युद्ध हो, दूसरा विश्व युद्ध हो या देश की आज़ादी के बाद जो भी युद्ध हुआ हो, यहाँ के वीर सैनिकों ने हमेशा भारत माता की रक्षा के लिए बढ़ चढ़कर भाग लिया है। इसलिए यहाँ सैनिकों के कल्याण के लिए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से काम हो रहा है वो अभूतपूर्व है। चाहे 1 रैंक 1 पेंशन लागू करनी हो, सैनिक कल्याण के काम करने हो, स्मारक का निर्माण करना हो, सेना या उनके परिवारों के कल्याण के लिए ऐतिहासिक निर्णय लेने हो, या लंबे समय से सेना को आपूर्ति होने वाले अच्छे सामान, वर्दियाँ, उनके उपकरण, खाने के सामान, बूट, उन सब पर रखी हुई रोक 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उसको हटाना हो और अच्छा रास्ता सैनिकों के लिए प्रशस्त करना, वो सब काम देश के अंदर हुए हैं। इस भावुक और गौरवमयी पल के साक्षी बने कारगिल युद्ध में शामिल पूर्व सैनिक, अमर शहीदों के परिजन और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कारगिल के नायकों और उनके परिजनों को सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति गीतों और तरानों से पूरा वातावरण राष्ट्रभक्ति के रंग में सराबोर नजर आया। हम सैनिकों के कल्याण के लिए, उनके परिवारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि कठिन परिस्थितियों में उनका
और उनके परिवार का जीवन होता है। इसलिए हमने यहाँ पर मेंशन एंड डिस्पैच से लेकर परमवीर चक्र विजेताओं की जो अनुग्रह राशि है उसको बढ़ाया है। यहाँ मिलने वाली जो शहादत के बाद उनके परिजनों को मिलने वाली राशि है उसको भी 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख किया है। सरकारी बसों में उनके लिए निःशुल्क यात्रा का प्रावधान किया है। ज़मीन खरीदने पर 25% स्टाम्प ड्यूटी पर छूट दी है, पुत्रियों के विवाह के लिए हो या इसके साथ ही शहादत देने वाले, शहादत जिनकी होती है उनके परिजनों में से एक परिजन को नौकरी देनी हो, उसकी जो समय सीमा थी 2 वर्ष उसको बढ़ाकर 5 वर्ष करना हो, या उनके परिवार को प्रशिक्षण देना हो, विवाह के लिए सहायता करना हो, ऐसे अनेकों काम हम कर रहे हैं और राशि भी अच्छी होनी चाहिए। इसलिए आज मैंने घोषणा की है कि परमवीर चक्र विजेताओं को हमारी जो 1.5 करोड़ रुपए की धनराशि थी उसको हमने 1 करोड़ किया है। मैं समझता हूँ कि हमारा सभी सैनिकों के लिए, देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वालों के प्रति हमारा सम्मान है। और इस अवसर पर मैं फिर से एक बार सभी कारगिल जो विजेता हैं, जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, उन सबको मैं नमन करता हूँ। देवभूमि ने एक बार फिर ये संदेश दिया कि देश की सीमा की रक्षा में उनका हर जवान सदैव अग्रणी रहा है और ये गौरवशाली परंपरा हमेशा जारी रहेगी। कारगिल विजय दिवस केवल जीत का उत्सव नहीं बल्कि उन वीर सपूतों की शहादत का नमन है जिन्होंने देश की एक एक इंच जमीन के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। देवभूमि देहरादून से देश के वीरों को हमारा सलाम। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक अहम ब्रेक का है। ब्रेक के बाद अगली रिपोर्ट का रुख करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली रिपोर्ट की करेंगे। 26 जुलाई इतिहास का वो पन्ना जो भारतीय सेना के अदम्य साहस, शौर्य और अमर बलिदान की गवाही देता है। इसी दिन 1999 में भारतीय सेना के जाबाजों ने बर्फीली और दुर्गम चोटियों पर तिरंगा फहराकर पाकिस्तान को धूल चटाई थी। ऑपरेशन विजय की इस ऐतिहासिक सफलता को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18,000 फीट की ऊंचाई, माइनस में तापमान और सामने से बरसती गोलियां, लेकिन हमारे वीरों के बुलंद हौसलों के आगे दुश्मन का हर नापाक इरादा पस्त हो गया। आइए देखते हैं कारगिल के वीर बांकरों को नमन करती हमारी ये विशेष रिपोर्ट। करीब 84 दिन तक चला था कारगिल युद्ध। 5 मई 1999 को पाकिस्तान की घुसपैठ के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल की पहाड़ी चोटियों पर जंग हुई थी। युद्ध करीब 84 दिनों तक चला। 26 जुलाई 1999 को भारत की जीत के साथ युद्ध आधिकारिक तौर पर खत्म हुआ। इसमें भारतीय सैनिकों के बलिदान और वीरता को याद करते हुए हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। भारत ने ऑपरेशन विजय चलाकर कारगिल जंग लड़ी थी। साल 1999 कारगिल की बर्फीली चोटियां और 18,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई, दुश्मन धोखे से हमारी चोटियों पर कब्जा जमाए बैठा था। नीचे से ऊपर की ओर चढ़ते हमारे जवानों पर गोलियां बरसा रहा था। स्थिति बेहद कठिन थी, लेकिन भारतीय सेना के शब्दकोश में हार नाम का कोई शब्द नहीं था। कैप्टन विक्रम बत्रा का वो ऐतिहासिक नारा, ये दिल मांगे मोर, परमवीर चक्र विजेता मनोज कुमार पांडे की पंक्तियां और योगेंद्र सिंह यादव का अदम्य साहस, ये सिर्फ नाम नहीं बल्कि वो जज्बा है जिससे कारगिल की हर चोटी को दुश्मन के कब्जे से आजाद कराया। तोपों की गर्जना और भारत माता की जय के उद्घोष से कारगिल की वादियां गूंज उठी। आपको बता दें कि कारगिल की लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि अदम्य इच्छा शक्ति की लड़ाई थी। हमारे जवानों ने जिस कठिन परिस्थिति में दुश्मनों को खदेड़ा, वैसा उदाहरण दुनिया के सैन्य इतिहास में कम ही देखने को मिलता है। कारगिल की लड़ाई की शुरुआत तब हुई जब पाकिस्तानी सैनिकों ने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर चुपचाप कब्जा कर अपने ठिकाने बना लिए थे। 8 मई 1999 को कारगिल की आजम चौकी पर पाकिस्तान के करीब 12 जवानों ने कब्जा कर लिया था। शुरुआत में इसे घुसपैठियों द्वारा किया गया हमला बताया गया।
लेकिन बाद में ये साफ हो गया कि इसमें पाकिस्तानी सेना शामिल थी। इन पाकिस्तानी सैनिकों को एक भारतीय चरवाहे ने देख लिया था। इस चरवाहे ने भारतीय सेना के जवानों को पाकिस्तानी सैनिकों की घुसपैठ की सूचना दी। इस तरह भारत को पहली बार घुसपैठ की जानकारी मिली। पहले भारत समझ रहा था कि थोड़े बहुत आतंकियों ने ही कश्मीर की घाटी पर कब्जा किया है, इसलिए भारत ने चंद सैनिकों को ही इन्हें खदेड़ने के लिए भेजा। जब भारतीय सेना पर अलग अलग चोटियों से जवाबी हमले हुए तो पता चला कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। भारतीय जवानों ने दुश्मन की नजर से बचने के लिए रात में मुश्किल चढ़ाई की। शुरुआत में भारतीय सेना को इसी वजह से खासा नुकसान उठाना पड़ा था। वहीं कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत इनोवेशन के रास्ते खोज रहा है तो पाकिस्तान घुसपैठ के रास्ते खोज रहा था। साफ है हमारे रास्ते अलग अलग हैं। ऐसे में पाकिस्तान अपने घटिया मंसूबे लेकर हमारी समृद्धि के रास्ते में रोड़े खड़े करता है और उसे करारा जवाब देने के लिए हमारी सेनाएं तैयार बैठी हैं। इससे पहले रक्षा मंत्री ने लद्दाख के द्रास स्थित कारगिल वॉर मेमोरियल में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। अभी हाल ही में हमने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का 1 वर्ष पूरा किया है। उस ऑपरेशन के दौरान हमारी जाबाज सेना के जवानों ने, अधिकारियों ने आतंकवादियों के सरपरस्तों को ऐसा जवाब दिया है जिसे वे आजीवन कभी भूल नहीं पाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर ने यह साफ कर दिया है कि भारत को आतंकवाद के सहारे डराने का सपना देखने वालों का अब अंजाम क्या होगा। भारत पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का जवाब उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठोर तरीके से देने की क्षमता रखता है। और मैं इस मंच से यह साफ संदेश देना चाहता हूं कि भारत की संप्रभुता की ओर बढ़ने वाला हर नापाक कदम का यही अंजाम होगा। साथियों, हमारा इंटेंशन साफ है कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था। साथियों, पाकिस्तान ने इस समय आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति का एक हिस्सा बना लिया है और वहां पर मिलिट्री और मिलिटेंट्स के बीच का फर्क पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। वहां की सेना आतंकवादी संगठनों को संरक्षण ही नहीं देती है, उनके साथ मिलकर काम भी करती है। इसलिए हमने ऑपरेशन सिंदूर के समय ही यह साफ कर दिया है कि भारत अब आतंकियों और उनका पोषण करने वाली सरकारों को अलग अलग करके नहीं देखेगा। साथियों, कारगिल युद्ध को बीते हुए लगभग 27 साल गुजर गए और इन वर्षों में आज भारत और पाकिस्तान के रास्ते साफ साफ अलग दिख रहे हैं। आज भारत इनोवेशन के रास्ते खोज रहा है तो पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन के नए रास्ते खोज रहा है। भारत चिप डिजाइन कर रहा है तो पाकिस्तान टेरर डिजाइन में लगा हुआ है। भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम खड़ा कर रहा है तो पाकिस्तान टेरर इकोसिस्टम खड़ा कर रहा है। भारत से भी कंडक्टर्स बना रहा है तो पाकिस्तान सुसाइड बॉम्बर्स तैयार कर रहा है। भारत स्पेस मिशंस के लिए जाना जा रहा है तो पाकिस्तान प्रॉक्सी मिशंस चला रहा है। भारत अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स भेज रहा है तो पाकिस्तान आज भी आतंकवादियों को सीमाओं के पार भेजने में लगा हुआ है। भारत दुनिया को सॉफ्टवेयर दे रहा है तो पाकिस्तान दुनिया को स्लीपर सेल्स दे रहा है। भारत डाटा सेंटर्स बना रहा है तो पाकिस्तान रेडिकल सेंटर्स बना रहा है। भारत यूपीआई से दुनिया को जोड़ रहा है तो पाकिस्तान हवाला से आतंकवाद को जोड़ रहा है। यानी हमारे रास्ते अलग अलग हैं। ऐसे में अगर पाकिस्तान अपने घटिया मंसूबे लेकर हमारी समृद्धि, हमारी प्रॉस्पेरिटी के रास्ते में रोड़ा लेकर आता है तो उसे करारा जवाब देने के लिए हमारी बहादुर सेनाएं बराबर तैयार बैठी हैं। देश भारत की सुरक्षा के वीर जवानों के असाधारण साहस, बलिदान और कर्तव्य निष्ठा के प्रति कृतज्ञ है। जवानों की अटूट देशभक्ति और कर्तव्य के प्रति समर्पण आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। 60 से ज्यादा दिनों तक चले इस घमासान युद्ध में भारत मां के 527 वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी। आखिरकार 26 जुलाई 1999 को ऑपरेशन विजय की सफलता का आधिकारिक ऐलान हुआ और टाइगर हिल से लेकर तोलू लिंक एक तिरंगा पूरी शान से लहरा उठा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।
तो स्पेशल रिपोर्ट में बात अगली रिपोर्ट की करेंगे। उत्तर प्रदेश में विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर आधुनिक एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं। योगी सरकार की मंशा साफ है कि बेहतर कनेक्टिविटी, तेज सफर और सुरक्षित यात्रा हो, लेकिन सवाल तब खड़े होते हैं जब उद्घाटन के महज 12 दिन बाद ही करोड़ों की लागत से बना एक्सप्रेस वे पहली ही बारिश में धंसने लगे। क्या यह सिर्फ प्राकृतिक कारण है या निर्माण गुणवत्ता पर गंभीर सवाल? इस रिपोर्ट में देखिए। 13 जुलाई 2026 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 63 किलोमीटर लंबे लखनऊ कानपुर ग्रीनफील्ड नेशनल एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। ये परियोजना उत्तर प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में शामिल है, जिसका उद्देश्य लखनऊ और कानपुर के बीच तेज, सुरक्षित और आधुनिक सफर उपलब्ध कराना है। लेकिन उद्घाटन के सिर्फ 12 दिन बाद ही यह एक्सप्रेसवे विवादों में आ गया। उन्नाव के कोरारी इलाके में कानपुर से लखनऊ जाने वाली लेन पर करीब 5 से 7 मीटर हिस्सा धंस गया। सड़क पर गहरी दरारें और पानी से भरी नालियां दिखाई देने लगी। टोल प्लाजा से पहले भी सड़क धंसने की दूसरी घटना सामने आई। इससे पहले भी कई स्थानों पर सड़क किनारे की मिट्टी बहने, पहुंच मार्ग धंसने और जगह जगह पैचिंग की शिकायतें सामने आ चुकी थी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो निर्माण गुणवत्ता को लेकर सवालों की बाढ़ आ गई। समाजवादी पार्टी के नेता मधुसूदन यादव ने वीडियो साझा करते हुए निर्माण कार्य पर गंभीर सवाल उठाए। लोग पूछ रहे हैं कि अगर पहली ही बारिश में सड़क जवाब देने लगे तो आने वाले वर्षों में इस एक्सप्रेसवे की मजबूती और यात्रियों की सुरक्षा का क्या होगा। हालांकि सूचना मिलते ही निर्माण एजेंसी पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर की टीम मौके पर पहुंची। क्षतिग्रस्त हिस्से की तत्काल मरम्मत शुरू की गई। बैरिकेडिंग कर यातायात को सुरक्षित रखने की कोशिश की गई है। प्रोजेक्ट मैनेजर का कहना है कि नया निर्माण होने के कारण बरसात में कुछ तकनीकी दिक्कतें आई हैं, जिन्हें ठीक कराया जा रहा है और यातायात प्रभावित नहीं हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल केवल मरम्मत का नहीं, सवाल यह है कि करोड़ों रुपए की लागत से बने हाई स्पीड एक्सप्रेस वे पर पहली ही बरसात में ऐसी स्थिति क्यों बनी? क्या निर्माण सामग्री की गुणवत्ता में कमी थी? क्या ड्रेनेज सिस्टम पर्याप्त नहीं था? क्या निगरानी और गुणवत्ता परीक्षण में कहीं चूक हुई, या फिर निर्माण में लापरवाही या भ्रष्टाचार ने विकास की रफ्तार पर सवाल खड़े कर दिए? सरकार की मंशा साफ है, बेहतर सड़कें, तेज कनेक्टिविटी और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन यदि निर्माण एजेंसियों और ठेकेदार गुणवत्ता से समझौता करेंगे तो सबसे बड़ा खतरा आम लोगों की जान पर होगा। ऐसे में केवल मरम्मत पर्याप्त नहीं, बल्कि पूरी परियोजना की तकनीकी जांच और जवाबदेही भी उतनी जरूरी है, ताकि भविष्य में किसी बड़े हादसे की नौबत न आए। सिर्फ 12 दिन पहले जिस एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के विकास का नया प्रतीक बताया गया था, आज उसी की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। अगर पहली ही बारिश में सड़क धंस जाती है तो ये केवल इंजीनियरिंग की चुनौती नहीं, बल्कि जवाबदेही का भी सवाल है, क्योंकि विकास का असली पैमाना सिर्फ उद्घाटन नहीं, बल्कि वर्षों तक सुरक्षित और भरोसेमंद सेवा देना होता है। अब निगाहें इस बात पर हैं कि क्या जांच कहती है और जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई होती है। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस वे प्रदेश के विकास की बड़ी परियोजना है और इसका सुरक्षित संचालन लाखों लोगों से जुड़ा हुआ है। ऐसे में जरूरी है कि सड़क धंसने के कारणों की निष्पक्ष तकनीकी जांच हो, दोष तय हो और यदि कहीं निर्माण में लापरवाही या अनियमितता हुई हो तो जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ विकास की पहचान नहीं, बल्कि जनता की सुरक्षा भी सबसे बड़ी गारंटी होती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का